वेलकम बैक टू इलियम साइंस। क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्लॉक के तत्व। इसमें हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के कुछ और गुण। पहला पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरा पढ़ेंगे उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। और यह इन डी ब्लॉक तत्वों का विशिष्ट लक्षण होता है। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का अर्थ होता है कि यदि कोई तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, अर्थात उसके एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होगी, प्रवृत्ति होगी, तो ये होती है उसकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है। अब अपने पास ये क्वेश्चन है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। इसका हम कारण देखते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो आंतरिक N-1D जिसको हमने कहा था उपांतीय कोष तथा जो बाह्यतम संयोजकता कोष या जो उसका वैलेंस सेल था NS, इन दोनों में जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, ऊर्जा का जो अंतर होता है वो क्या होता है, कम होता है। इस कारण से इन दोनों ही उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं। तो ये मुख्य कारण है इन डी ब्लॉक तत्वों के परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का। अब मैं इसको एक एग्जांपल लेकर के क्लियर करता हूँ कि देखो परिवर्तनशील का मतलब हुआ कि Fe आया आपके पास। ठीक है। अब इस Fe ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकाल रहे हैं, 4s से निकाल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी उदासीन परमाणु से धनायन का निर्माण करेंगे डी ब्लॉक तत्वों के लिए, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन हटाना है कहाँ से हटेगा, वो 4s से हटेगा। उसके बाद में कहाँ से हटाएंगे, हम 3d से हटाएंगे। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए 4s से, तो Fe के ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस का 2 आया। अब d में 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इस Fe में से क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और हटाते हैं। तो यही Fe+2 जो फेरस है वो किस में परिवर्तित हो गया, Fe+3 में, या वो बदल जिसको कहेंगे हम फेरिक आयन। तो यहाँ आयरन जो Fe है उसकी 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपके सामने आई, +2 और +3। ये कैसे आई है, उसने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागे। ठीक है। इसका कारण अभी बताया मैंने आपको कि इसमें N-1D जो आंतरिक कोष है उसके इलेक्ट्रॉन और NS, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंध बनाने में योगदान देते हैं। कारण क्या हुआ, इन दोनों की जो ऊर्जा में जो अंतर है वो अंतर क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कब तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे और कब उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। तो जो डी ब्लॉक तत्वों की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो उस तत्व के NS उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कब होगी, उस तत्व के NS इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N-1D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का योग करने पर क्या मिलेगी, उस तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि डी ब्लॉक तत्वों में NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वह तत्व उसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। और यदि बंधन में N-1D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा NS के इलेक्ट्रॉन दोनों ही भाग लेंगे तो क्या होगी, उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आती है। अब 3D जो श्रेणी है उसके धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। आपके सामने एक टेबल आई हुई है। इस टेबल में 3D श्रेणी के तत्व लिखे हुए, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाता है, अपने जिंक तक जाता है। फिर मैंने इन तत्वों का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। जैसे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है तो D में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1 हो गया। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपवाद स्वरूप बताया गया था, D5 4s1। इसी तरह से Mn का लिखा हुआ Fe है, कॉपर है और जिंक है। ठीक है ना। फिर आपको S के इलेक्ट्रॉन लिखे हुए बताए गए हैं
कि अगर मैं क्रोमियम और कॉपर को छोड़ देता हूँ, इन सभी के अतिरिक्त बाकी सब 3D श्रेणी के तत्वों के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। फिर नीचे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। तो स्कैंडियम से Mn तक हम आए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बढ़ रहे हैं, 1 2, फिर वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 5 है, Mn में 5 है। तो श्रेणी के मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई है, बड़ी है। इसके बाद Mn के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं Fe की तरफ, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ जो Fe है, Fe में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, फिर कोबाल्ट में कितने, 3, निकल में 2। तो धीरे धीरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। और आप देखोगे जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। तो ये आपके पास कॉपर और जिंक में डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 लिखी हुई है। अब हम देखते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा करते हैं। तो स्कैंडियम में यदि हम S के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है +2। यह स्कैंडियम की एक केवल हाइपोथेटिकल ऑक्सीकरण अवस्था ली गई है। वास्तव में स्कैंडियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्तित्व नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर निकालते तो स्कैंडियम +2 में है, और अगर इस 4s के साथ साथ 3D का इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाता है, बंधन में भाग लेगा, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +3। तो स्कैंडियम की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था होगी, और वो कौन सी होगी, +3 होगी। अब हम टाइटेनियम की तरफ आते हैं। तो टाइटेनियम में जब हम S के 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। इसके बाद में D का 1 इलेक्ट्रॉन और भाग लेगा तो हो जाएगी +3, और अगर S के दोनों और D के दोनों इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +4। वेनेडियम में देखते हैं। वेनेडियम में अगर 4s का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो क्या हो जाएगी +2, और फिर D के इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसमें भाग लेंगे वैसे वैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, देखो न्यूनतम तो ऑक्सीकरण अवस्था किसके बराबर बताई थी, उसके बाह्यतम कोश में जो NS के इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर थी। अब अधिकतम क्या बताई थी, S के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d, और यहाँ n-1d कौन सा है, 3D ले रहे हैं। तो 3D और NS के इलेक्ट्रॉनों का योग करेंगे। n-1d के कौन से इलेक्ट्रॉन लेने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो ये वो 3 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो 3 और 2 मिलाकर के 5 हो गई। तो जो वेनेडियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, 5 होगी। तो हम स्कैंडियम से वेनेडियम तक आए तो देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। क्रोमियम में S का इलेक्ट्रॉन अगर भाग लेता है तो +1 होती है। इसके बाद में जैसे जैसे D के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे वैसे वैसे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी। तो क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +6। अब Mn में आते हैं। अगर 4s के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +2, और अगर 4s और D के सारे इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी +7 हो जाएगी। तो Mn की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगी। और अब देखो स्कैंडियम से Mn तक आए तो ये श्रेणी के मध्य तक आए, तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, है बड़ी है, हाईएस्ट आ गई +7। इसके बाद हम देखेंगे कि वापस ऑक्सीकरण अवस्था धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट होता है जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। आयरन में आते हैं तो S के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो हो जाएगी +2, और D के इलेक्ट्रॉन अगर भाग लेना स्टार्ट करेंगे तो साथ में हो जाएगी वो +6 तक जाएगी। ठीक है, कौन से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर में, अब कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट में +2, +3 और +4। निकल में हम देखते हैं +2, +3 और +4। फिर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में हमें ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो 4s का, तो क्या हो जाएगी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1, और साथ में अगर D का इलेक्ट्रॉन भी भाग ले तो कौन सी हो जाएगी, +2। तो कॉपर के लिए 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं मिलती है, +1 और +2। जिंक की केवल एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था है और वो कौन सी है, तो जिंक की केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था है +2, जो 4s के इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेने से बनती हैं। तो 3D श्रेणी में हमने देखा कि श्रेणी के मध्य तक
ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है और फिर वापस घटती है, तो एक पिरामिड बनता है। क्या बनता है? एक बीच में एक पिरामिड बनता है। अब आपके सामने यहाँ जो तत्व लिखे गए हैं, इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनको मैंने ब्लू कलर से लिखा है। अब एक यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसमें जो स्कैंडियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वास्तविकता में अज्ञात है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, स्कैंडियम ऐसा संक्रमण तत्व है जो एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो जिंक है वो जिंक भी एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, लेकिन जिंक मैंने पहली जो अपनी क्लास हुई थी, क्लास नंबर 1 में मैंने बताया था संक्रमण तत्वों के बारे में। तो जिंक एक डी ब्लॉक तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। अगर आपसे पूछे कि 3D श्रेणी का एक संक्रमण तत्व बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, तो हमारा आंसर किसकी तरफ जाएगा? स्कैंडियम की तरफ, न कि जिंक की तरफ, क्योंकि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक तत्व तो है ही है, इसके साथ में वो संक्रमण तत्व भी कहलाता है। लेकिन जिंक है वो डी ब्लॉक तत्व है, संक्रमण तत्व नहीं है। परिभाषा हमने इसकी कहाँ पढ़ रखी थी? क्लास नंबर 1 में, क्योंकि इसमें D10 हो जाता है। इसकी आद्य अवस्था ले या फिर हम क्या ले, उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, इन दोनों में D10 है जो पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपूर्ण डी कक्षक नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर हम प्रत्येक श्रेणी देखें, केवल हम यहाँ 3D श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं, और अगर डी ब्लॉक की प्रत्येक श्रेणी देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि श्रेणी में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उसके उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में भी क्या हो जाएगी? उसकी वृद्धि हो जाएगी, और मध्य में जाके क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। इसके बाद वो क्या होती है? घटने लगती है। अभी हमने देखा 3D सीरीज में कि जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो कौन से तत्व के द्वारा दर्शाई जाती है? Mn के द्वारा। और अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था भी कौन दर्शाता है? Mn ही दर्शाता है, +2 से +7। कारण दिया हुआ है कि श्रेणी के मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? युग्मन स्टार्ट हो जाता है। अब प्रथम संक्रमण जो श्रेणी है उसमें Mn जो है वो क्या हुआ? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, और वो होती है उसकी +2 से +7 तक। ठीक है, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और प्रथम संक्रमण श्रेणी में अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, देखो अधिकतम भी Mn ही है और उच्चतम हाईएस्ट भी किसकी है? Mn की +7 होती है। अब हम 3D संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं। स्कैंडियम को हम छोड़ देते हैं, इसके अलावा जितने भी 3D श्रेणी के जो तत्व है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जो उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। अगर हम 3D संक्रमण श्रेणी को देखते हैं तो उसमें स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी जो 3D श्रेणी के तत्व है उनमें जो साधारण ऑक्सीकरण अवस्था मिलती है वो कौन सी मिलती है? हमें +2 मिलती है। और ये +2 कैसे मिलती है? 4s इलेक्ट्रॉनों के हटने के कारण। अब आपको प्रश्न दिया गया है कि एक ऐसे संक्रमण तत्व कौन सी श्रेणी का लेना है? 3D श्रेणी का। उसका नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है, केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, एक से ज़्यादा नहीं दर्शाता है। इसका आंसर जो है अपने हो सकता है कि वो स्कैंडियम हो और हो सकता है कि वो जिंक हो। मैंने क्लियर कर दिया था कि आंसर क्या रहेगा इसका? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन त्यागते तो स्कैंडियम +3 हुआ। इसके बाद में हम जिंक को देखें तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे तो उसकी भी एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था मिली थी +2। अब इन दोनों में से स्कैंडियम की तरफ क्यों जा रहे हैं? कारण देखते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व के साथ साथ डी ब्लॉक तत्व भी है, तो वो डी ब्लॉक तत्व के साथ साथ एक संक्रमण तत्व भी है। लेकिन अगर हम जिंक की बात करेंगे तो यह संक्रमण तत्व नहीं है, केवल डी ब्लॉक का तत्व है। और प्रश्न में पूछा गया कि आपको क्या बताना है? संक्रमण तत्व बताना है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें स्कैंडियम होगा। अब जो स्कैंडियम है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शा रहा है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसके बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा हो जाता है? अक्रिय गैस का। अगर हम जिंक को देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो जाता है? पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि स्थायी होता है। तो स्कैंडियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है कि अगर संक्रमण धातुओं की बात करें, पूरे डी ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी, तो डी ब्लॉक तत्वों में जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +8। कौन शो करता है?
ऑस्मियम कौन सी सीरीज़ का है? 5D सीरीज़ का तत्व है। और रुथेनियम जो कि 4D सीरीज़ का रहेगा। ये जो आयरन फैमिली है उसके नीचे प्रेजेंट है। फिर रूठे ओसामा, क्या बोला मैंने? फिर रूठे ओसामा जो 8वां वर्ग है Fe, ये हो जाएगा रुथेनियम और ये हो जाएगा ऑस्मियम। तो ये हो गया अपना 8वां वर्ग हो गया, ठीक है ना, ये 8वां वर्ग। इसके तत्व है जो +8 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब कुछ संक्रमण धातुएं हैं वो उनके यौगिकों में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करती हैं। जैसे एग्जाम्पल है निकल और आयरन का आपके सामने दिया हुआ है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल और पेंटा कार्बोनिल आयरन, इनमें निकल और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी? वो शून्य मिलेगी। कैसे? देखो, जो निकल है, क्या निकल, इस निकल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो हमने क्या मान ली? वो X मान ली। प्लस जो कार्बोनिल यौगिक है, जो कार्बोनिल समूह है, उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था ली जाती है वो शून्य ली जाती है। तो 4 कार्बोनिल समूह है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मान ली शून्य और इस पूरे के पूरे संकुल पर जो आवेश है वो क्या है? 0 है। तो ये हो गया 0। अब X का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो 0 ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आयरन में रहेगा कि जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था तब पाई जाती है जब संकुल यौगिक ऐसे लिगेंड जिसमें सिग्मा आबंधन के अतिरिक्त पाई ग्राही का गुण हो। मतलब हुआ कि वो लिगेंड धातु के साथ सिग्मा बंध बनाने की क्षमता भी रखे और वापस पच आबंधन के द्वारा पाई बंध बनाने की भी क्षमता रखे। और ये तब पॉसिबल होता है जब उस लिगेंड के पास रिक्त कक्षक उपस्थित होने चाहिए। और यहाँ इस CO के पास रिक्त प्रतिआबंधी पाईस्ट्रिक कक्षक इनमें उपस्थित होते हैं। ये आपको एक डायग्राम के द्वारा क्लियर किया गया है। इस डायग्राम में देखो, पहला कौन सा बंध बना है? सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बंध बना है। इसमें क्या हुआ? ये जो कार्बोनिल समूह है अपने इलेक्ट्रॉन इस धातु को दे रहा है। एरो किसकी तरफ है? कार्बन से M की तरफ जा रहा है। तो कार्बोनिल समूह ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? धातु को दिए। तो बना सिग्मा बंध, उपसंयोजक बंध बना। अब वापस क्या करेगा? धातु जो है वो अपने D इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा सर्किल किया है, इस D इलेक्ट्रॉन को वापस कहाँ दे रहा है? उस कार्बोनिल समूह जो लिगेंड है उसके खाली प्रतिबंधित कक्षक हैं। तो ये इस प्रकार से क्या बन गई है? पाई बॉन्डिंग। तो ऐसी प्रवृत्ति जिसमें होगी उनके साथ ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था या 0 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं। अब है ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व। तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व जब हम देखते हैं तो हम कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे जिससे हमारा आंसर ईजी हो जाएगा। एक तो अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करना है, जो भी आयन आपको दिया हुआ है, यदि उस आयन का कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अर्धपूरित या पूर्णपूरित मिलता है तो उसकी वो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? स्थायी होगी। और अगर कहीं उसमें आपको D10 या मैं कह सकता हूँ कि अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है तो भी क्या होगी? ऑक्सीकरण अवस्था वो स्थायी होगी। तो आपके सामने टाइटेनियम +3 और टाइटेनियम +4, तो इस टाइटेनियम की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दी हुई है, 2 आयन दिए हुए हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि टाइटेनियम +3 जब बना ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या हुआ? D में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब अगर टाइटेनियम 4 का निर्माण किया तो ये D का इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी क्या बचा? D10 बच गया। तो देखो ये कैसा मिल रहा है? अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल रहा है। तो ज़्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा? Ti+4 Ti+3 से ज़्यादा स्थायी है। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, Mn+6 और Mn+7, जो भी आयन दिया हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। तो मैंने इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। ये 3D1 हुआ और एक हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन त्यागे ना, 3D Mn+6 का मतलब उसने 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। और Mn+7 का है तो कैसा हो गया? 3D10 हो गया। अब इन दोनों में से देखो ये 3D10 कैसा हो गया? अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो स्थायी ज़्यादा कौन सा होगा? Mn+7 ज़्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ हमने जो स्थायित्व देखा है वो किसके आधार पर देखा है कि अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस आयन का मिलता है वो आयन क्या होगा? ज़्यादा स्थायी होगा। तो Ti+4 और Mn+7 में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला है? अक्रिय गैस का। अब Mn+3 और Mn+2 को देखते हैं, इन दोनों में से ज़्यादा स्थायी कौन सा है? तो क्या करते हैं? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ये आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ आया
तो यहाँ Mn+3 है, इसमें क्या 3d4 है, और Mn+2 में क्या है 3d5 है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब आप देखिए ज़्यादा स्थायी कौन सा हो सकता है, तो जो 3d5 वाला है वो कैसा है, अर्धपूरित है, और अर्धपूरित क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। तो इसका मतलब Mn+2 जो है, Mn की +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, Mn+3 से ज़्यादा स्थायी है, कारण अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण हुआ। अब नेक्स्ट है कि जैसे जैसे धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है उनमें सहसंयोजक गुण क्या होंगे, बढ़ेंगे, या मैं कह सकता हूँ कि आयनिक गुण क्या होंगे, वो घटते जाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो उसमें सहसंयोजक गुण तो बढ़ा, लेकिन आयनिक गुण क्या हो जाएगा, घटा। इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइयान के नियम की सहायता लेते हैं। तो देखो फाइयान का नियम क्या कहता है कि जो सहसंयोजक गुण होते हैं, सहसंयोजक गुण, किसी भी यौगिक में सहसंयोजक गुण आने के लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं, इसमें से एक कारक मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सहसंयोजक गुण है वो धनायन की ध्रुवण क्षमता के समानुपाती होगा। तो धनायन की ध्रुवण क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतने ही सहसंयोजक गुण क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी तो वो ऋणायन के आकार को उतना ही विकृत करता है, और ऋणायन का आकार जितना विकृत होगा उतना ही उसमें सहसंयोजक गुण क्या होगा, ज़्यादा आएगा। फाया ने यही कहा था कि आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण कैसे आते हैं। अब धनायन की जो ध्रुवण क्षमता है वो होती है उसके आवेश पर निर्भर करती है। धनायन पर जितना ज़्यादा आवेश होगा उतनी ही उसकी ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी, और ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सहसंयोजक गुण ज़्यादा होगा। अब एक एग्जांपल लेकर के क्लियर करते हैं। यहाँ मैंने आपको Mn के विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड दिए हुए हैं और साथ में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखी हुई है। MnO में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है, और Mn2O7 में जाते हैं तो +7 होगी। तो हम MnO से Mn2O7 की तरफ जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो रही है, और जो धनायन पर आवेश बढ़ा तो धनायन की ध्रुवण क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा, सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। इसका मतलब कि यदि कोई एक तत्व की एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दी हुई हैं तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कौन से गुण ज़्यादा होंगे, सहसंयोजक गुण ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। सामान्यतः +2 और +3 में जो यौगिक बनते हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। अगर हम KMnO4 का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें परमैग्नेट आयन है MnO4-, इसमें जो बंध उपस्थित है Mn और ऑक्सीजन के बीच में वो सारे के सारे क्या है, सहसंयोजक प्रकृति के बंध हैं, क्योंकि Mn कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, यहाँ +7 में उपस्थित है। अब आगे देखते हैं कि हम एक धातु जो है उसके ऑक्साइड के अम्लीय प्रकृति को भी हम ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। धातु ऑक्साइडों की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के समानुपाती होती है। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है उस धातु ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती है, तो समानुपाती होती है। लिखा हुआ है कि धातु जो ऑक्साइड के अम्लीय गुण हैं वो समानुपाती होते हैं धातु की ऑक्सीकरण अवस्था में। एग्जाम्पल लिया हुआ है वही वापस मैंने यहाँ Mn के ऑक्साइड लिए हैं। जब MnO से Mn2O7 की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिससे क्या होगा, अम्लीय गुण उसके बढ़ेंगे। अब MnO फर्स्ट के जो 2 ऑक्साइड हैं उनको देखा जाए तो ये 2 ऑक्साइड कैसे होंगे, आपके पास क्षारीय प्रकृति के होंगे। बीच वाला जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा, उभयधर्मी प्रकृति का होगा, और लास्ट के 2 ऑक्साइड है वो कैसे होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ धातुओं के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति भी क्या होती है, बढ़ती है। अब जो संक्रमण धातुएं हैं उनकी जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, वो किसके साथ होती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ पाई जाती है उनके यौगिकों में। कारण क्या होता है कि जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन होते हैं उनका आकार छोटा होता है और इनकी विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से यह उस यौगिक में उस तत्व को उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। अब वापस बात करें कि अगर आपको ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन दोनों में से एक का चयन करना है कि इनमें से भी जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वो ज़्यादा स्थायी किसके साथ रहेगी, फ्लोरीन के साथ होगी या ऑक्सीजन के साथ होगी, तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा स्थायी होती हैं।
तो यहाँ आपको कंपाउंड दिया गया है, देखो Mn की उच्चतम जो फ्लोराइड तो बनता है केवल MN4, है ना। इसमें जो Mn है उसमें वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, +4 में प्रेजेंट है। और इसका ऑक्साइड देखा जाए तो वो है, इसमें Mn2O7 बना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था Mn की मिली प्लस की 4 मिली, तो फ्लोरीन के साथ तो वो उच्चतम कहाँ जा रही है, +4 ही जा रही है। और यहाँ Mn जो है वो ऑक्सीजन के साथ कहाँ जा रहा है, +7। तो फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन उस तत्व को उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ले जाने का सामर्थ्य रखता है। कारण क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन में क्या होता है, पाइबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, बहुबंध बनाने की क्षमता होती है, लेकिन फ्लोरीन में ये क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि फ्लोरीन की अपेक्षा जो ऑक्सीजन है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करता है। अब डी ब्लॉक जो तत्व है उनमें हम अगर वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। मैं वर्ग 6 के धातुओं के ऑक्साइड लेकर के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो वर्ग 6 में जो धातुएं थी हमारे पास वो थी क्रोमियम, कौन कौन सी थी, क्रोमियम वर्ग 6 में, फिर था मॉलिब्डेनम और फिर कौन था, टंगस्टन, क्रमोव। क्या तरीका हो जाएगा याद करने का, क्रमोव, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। अब इनके ऑक्साइड दिए हुए हैं, तो क्रोमियम का ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड और टंगस्टन का ऑक्साइड, तो इनमें जो धातु उपस्थित है वो +6 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। और हम जब वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो +6 टंगस्टन के केस में ज़्यादा स्थायी है, किससे, क्रोमियम की +6 से। तो डी ब्लॉक तत्वों में हम जब वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है उनका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ता है। अब अगर हम पी ब्लॉक तत्वों को देखें तो पी ब्लॉक तत्वों में जस्ट इसका क्या मिलता था, विपरीत मिलता था। उनमें जो भारी सदस्य होते हैं उनमें निम्न ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ज़्यादा स्थायी होती है, और कारण देते हैं हम अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ ये आपके सामने 15वें वर्ग के तत्व उपस्थित है, नाना पापा अंकल सब बीमार, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये इनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर बंध बनाने में केवल P के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तब तो होगी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी, +3। और P के साथ साथ अगर S के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेंगे तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, +5। तो +5 तो क्या हो जाएगी, उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी इन तत्वों की, और +3 क्या हो जाएगी, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। अब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है उसका स्थायित्व क्या होता है, पी ब्लॉक तत्वों के केस में बढ़ता है। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बिस्मिथ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इस बिस्मिथ की बात करता हूँ, तो बिस्मिथ के लिए अगर मैं देखूँ कि +3 उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी है या बिस्मिथ की +5 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी है, तो मैं कहता हूँ कि बिस्मिथ के केस में +3 ऑक्सीकरण अवस्था उसकी +5 से ज़्यादा स्थायी है। और कारण क्या दिया, अक्रिय युग्म प्रभाव, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट। अक्रिय, अक्रिय का मतलब वो बंध बनाने में भाग नहीं लेगा और वो एक जोड़े के रूप में रहेगा। तो वो बिस्मिथ के केस में क्या होता है कि बंध बनाने में केवल P के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं 3, S के इलेक्ट्रॉन, ये NS के इलेक्ट्रॉन भाग लेते नहीं हैं, क्योंकि इनसे पहले जो लैंथेनाइड तत्व आए थे उनमें लैंथेनाइड संकुचन हुआ था। इस कारण से क्या होता है कि जो NS के जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। दूसरा हम क्या करते, देखो हम जब एंटीमनी से बिस्मिथ की तरफ आए ना, तो यहाँ आपको नाभिकीय आवेश में अचानक 32 की वृद्धि मिलती है। कितनी मिलती है, 32 की वृद्धि मिलती है। इन 32 की वृद्धि होने से भी जो NS के इलेक्ट्रॉन है उस पर जो नाभिक का आकर्षण वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते नहीं है, और NS इलेक्ट्रॉन का बंध बनाने में भाग नहीं लेना यही कहलाता अक्रिय युग्म प्रभाव। तो P ब्लॉक और D ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग में क्या कैसे परिवर्तित होती है ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ बताया है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो अधिकांश उनके जो यौगिक होते हैं वो अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। अब इसका कारण देखते हैं कि क्यों संक्रमण धातुएं हैं वो अधिकांश उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं।
पहला आपके पास है कि इनकी एक विशेषता बताई थी कि ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, और फिर मैंने आपको इन डी ब्लॉक तत्वों का एक और गुण बताया था कि इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस कारण से ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। दूसरा कारण देखते हैं, ये जो धातुएं हैं इन धातु की सतह पर मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती हैं, इस कारण से भी ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। तो जब इसका मतलब क्या हो गया, ये उस अभिकारक के लिए क्या करेंगे, ये सतह उपलब्ध करवाएंगे। जैसे क्रियाकारक कहाँ आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे और उनके मध्य रासायनिक क्रिया आराम से हो सके। अब फिर क्या होता है कि जो संक्रमण धातुएं हैं इनमें रिक्त डी कक्षक भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इन 3 कारणों के कारण, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, डी ब्लॉक तत्व है वो उत्प्रेरकीय गुण भी दर्शाते हैं। अब उदाहरण दिया हुआ है कि कुछ उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं के, जो उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन है अर्थात हाइड्रोजनीकरण, एथीन का निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया जाए तो एथेन बनती है। या मैं कहता हूं कि एल्कीन का निकल की उपस्थिति में अगर हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या बनती है, उसमें एल्कीन बनती है। तो ये वनस्पति जब घी बनाते हैं तो उसमें जो निकल है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वहाँ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, जो कि एक संक्रमण तत्व है। फिर एग्जाम्पल है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो संपर्क प्रक्रम होता है, H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि होती है, उसमें हम V2O5 यूज़ करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हैं। जो वेनेडियम जो है वो भी कहाँ है, संक्रमण तत्व है, हैबर प्रोसेस, जो अमोनिया के निर्माण का होता है। तो उसमें हम क्या सूक्ष्म विभाजित आयरन Fe और MO क्या यूज़ करते थे, वहाँ Fe के साथ में हम क्या लेते थे, MO। तो ये डी ब्लॉक के तत्व उपस्थित है, इसमें संक्रमण तत्व है। ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें जो धातु है वो उत्प्रेरकीय गुण रखती है। अब जो नेक्स्ट इसके आगे आने वाली क्लास है उसमें अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डी ब्लॉक तत्व के और गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें होगा उसके चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंतराअवकाशी यौगिकों का निर्माण, कि क्यों डी ब्लॉक तत्व अंतराअवकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो डी ब्लॉक तत्व हैं वो रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं क्यों, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इलियम साइंस।